लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी एक ऐसी किताब है जो लगभग हर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की शेल्फ पर मिल जाएगी। आज हम इसके सबसे जरूरी और शायद सबसे ताकतवर चैप्टर में से एक, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स की परतों को खोलने वाले हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है। ये लक्ष्मीकांत से लिया गया टॉपिक तो है, पर असल में ये सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ये फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक ये अधिकार दिए गए हैं, उसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा यानी अधिकारों का वो पहला दस्तावेज जो इंग्लैंड के राजा को मानना पड़ा था। तो एक तरह से ये हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। हम समझेंगे कि अधिकार क्या हैं, ये हमें किससे बचाते हैं, और अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो हमारे पास क्या हथियार। और हम लक्ष्मीकांत की किताब के हर पहलू को छुएंगे। मूल रूप से संविधान ने हमें 7 अधिकार दिए थे, लेकिन अब 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन 1978 के जरिए मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अब ये भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। तो अब हमारे पास वो 6 अधिकार हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और सबसे जरूरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इसे खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये अधिकार हैं किसके लिए और किसके खिलाफ? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इसका जवाब सीधा नहीं है। कुछ अधिकार जैसे अनुच्छेद 15, 16 और 19 सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। ये वो अधिकार हैं जो एक नागरिक के तौर पर हमारे देश के साथ हमारे रिश्ते को परिभाषित करते हैं। लेकिन कुछ अधिकार जैसे अनुच्छेद 14 और 21 भारत की जमीन पर मौजूद हर इंसान के लिए है, चाहे वो नागरिक हो, विदेशी दोस्त हो या दुश्मन देश का नागरिक। और ये हमें सुरक्षा किससे देते हैं? सरकार से। सरकार से, लेकिन सिर्फ सरकार से नहीं। ये हमें राज्य यानी स्टेट की मनमानी के खिलाफ सुरक्षा देते हैं। और यहाँ राज्य का मतलब बहुत व्यापक है। अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य में सिर्फ केंद्र या राज्य की सरकार ही नहीं, बल्कि संसद, विधानमंडल, नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड से लेके LIC, ONGC और सेल जैसी सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। मतलब सुरक्षा का दायरा बहुत बड़ा है। मैंने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई निजी संस्था भी अगर सरकार के एक उपकरण के तौर पर काम कर रही है तो वो भी राज्य मानी जाएगी। लेकिन क्या हो अगर राज्य, मान लीजिए संसद, कोई ऐसा कानूनी बना दे जो इन अधिकारों को कम करता हो? यही पर संविधान का सेफ्टी वॉल्व यानी अनुच्छेद 13 काम आता है। ये साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संसद बनाए या कोई सरकारी आदेश हो, अगर वो मूल अधिकारों से असंगत है या उन्हें छीनता है तो वो उस हद तक शून्य मतलब वॉइड माना जाएगा। इसी अनुच्छेद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की वो अपार शक्ति मिलती है जिससे वे किसी भी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकते हैं। तो ये साफ है कि राज्य का दायरा बहुत बड़ा है, मतलब अधिकारों के हनन की आशंका भी उतनी बड़ी है। तो फिर संविधान हमें सबसे पहली सुरक्षा किस चीज से देता है? शायद सबसे बुनियादी चीज से, बराबरी से। यहीं से शुरू होता है समानता का अधिकार। बिल्कुल। अनुच्छेद 14 में 2 बातें कही गई हैं: विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, और विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश है। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक। ये एक नकारात्मक अवधारणा है जो किसी भी तरह के विशेषाधिकार को खत्म करती है। और विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है और ये एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे अगर 2 लोगों ने एक जैसा अपराध किया है तो उन्हें एक जैसी सजा मिलनी चाहिए। ये दोनों मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि कानून अंधा भी हो और निष्पक्ष भी। यहीं पर एक सवाल उठता है जो कई लोगों के मन में होता है। अगर अनुच्छेद 14 सबको बराबर मानता है तो फिर अनुच्छेद 15 और 16 के तहत महिलाओं, बच्चों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान क्यों हैं? पहली नजर में ये विरोधाभासी लगता है। ये संविधान की सबसे खूबसूरत और गहरी समझ को दिखाता है। संविधान निर्माता जानते थे
कि हजारों सालों से असमानता झेल रहे समाज में सिर्फ ये कह देना कि सब बराबर हैं काफी नहीं है। इसे सब्सटैंटिव इक्वालिटी या वास्तविक समानता कहते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग दौड़ में पीछे रह गए हैं उन्हें बाकियों के बराबर लाने के लिए कुछ विशेष मदद देना असमानता नहीं बल्कि समानता स्थापित करने का एक तरीका है। इसलिए राज्य महिलाओं, बच्चों और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो ये बराबरी लाने के लिए किया गया एक सकारात्मक भेदभाव है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत और अनुच्छेद 18 सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों को खत्म करता है ताकि समाज में जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नीचा ना हो। एकदम सही। ये सब मिलकर एक समतामूलक समाज की नींव रखते हैं। अब आते हैं उस अधिकार पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा बहस और चर्चा होती है, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की आजादी दी गई है, लेकिन उन्हें सिर्फ गिनने के बजाय हम इसके पीछे की बड़ी सोच को समझते हैं। अनुच्छेद 19 असल में हमारी रोजमर्रा की आजादी का ब्लूप्रिंट है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की होती है, क्योंकि यहीं पर व्यक्ति के अधिकार और समाज की सुरक्षा के बीच का तनाव सबसे ज्यादा दिखता है। इसके अलावा इसमें शांति से इकट्ठा होने, संगठन बनाने और देश में कहीं भी आने जाने और बसने जैसी आजादियां शामिल हैं। ये सब मिलकर एक नागरिक को सही मायनों में स्वतंत्र बनाती हैं। लेकिन इन सब पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की एक तलवार भी लटकती है। ये उचित वाली बात थोड़ी धुंधली लगती है। कौन तय करता है कि क्या उचित है? क्या इससे सरकार को मनमानी करने का एक पिछला दरवाजा नहीं मिल जाता? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उचित क्या है, ये सरकार तय नहीं करती। ये तय करने का अधिकार न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। अगर सरकार देश की सुरक्षा या लोक व्यवस्था के नाम पर कोई प्रतिबंध लगाती है तो कोई भी नागरिक उसे अदालत में चुनौती दे सकता है और फिर अदालत तय करेगी कि वो प्रतिबंध वाकई उचित था या नहीं। ये एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है। और इसी समूह में अनुच्छेद 21 भी है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये सिर्फ कुछ शब्द हैं, लेकिन मैंने सुना है कि ये भारतीय संविधान का सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद बन गया है। ऐसा कैसे? ये वास्तव में एक क्रांति है जो अदालतों के जरिए हुई। शुरुआत में A.K. गोपालन केस जो 1950 का था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत संकीर्ण व्याख्या की। लेकिन 1978 में मेनका गांधी मामले में सब कुछ बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राण के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना या जीवित रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। एक मिनट, मतलब संविधान में लिखे बस कुछ शब्दों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या करके सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों नए अधिकार बना दिए जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि हमारे अधिकार समय के साथ बढ़ सकते हैं बिना संविधान में संशोधन किए भी। बिल्कुल। इसी एक व्याख्या के बाद हमें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आश्रय का अधिकार और यहाँ तक कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार जैसे कई अधिकार मिले हैं। ये एक जीवित संविधान, एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसी में बाद में 86वें संशोधन से अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को भी मूल अधिकार बना दिया गया। हमने समानता और स्वतंत्रता पर विस्तार से बात की, अब बाकी अधिकारों पर भी नजर डालते हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार या फोर्स लेबर पर रोक लगाता है। ये सीधे सीधे इंसान की गरिमा पर हमला करने वाली प्रथाओं को खत्म करता है। और अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी भी जोखिम भरे काम में लगाने पर रोक लगाता है ताकि उनका बचपन सुरक्षित रहे। इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए बहुत अहम है। ये बहुत ही संवेदनशील और विस्तृत विषय है। अगर हम इसके सार को समझें तो अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने, किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और संस्थान चलाने की सामूहिक स्वतंत्रता देता है। संविधान इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाता है। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या? अनुच्छेद 29 और 30 उनकी सुरक्षा के लिए हैं।
ये अल्पसंख्यकों यानी धार्मिक और भाषाई दोनों को अपनी खास भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार देते हैं ताकि उनकी पहचान सुरक्षित रहे। तो ये सारे अधिकार तो मिल गए कागज पर, ये बहुत शक्तिशाली लगते हैं। लेकिन अगर सरकार या कोई और इनका उल्लंघन करे तो क्या होगा? एक आम आदमी क्या करेगा? यहीं पर आता है संविधान का वो हिस्सा जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जरा सोचिए, बाकी सारे अधिकार कागज पर रह जाते अगर उन्हें लागू करवाने का अधिकार ही मूल अधिकार न होता। यह एक तरह की गारंटी पर गारंटी है। ये अधिकार हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है अगर हमारा कोई भी मूल अधिकार छीना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट कैसे इन अधिकारों को लागू करवाता है? यहीं पे वो 5 मशहूर रिट्स WRITS आते हैं, जिनके नाम अक्सर हम सुनते हैं। क्या आप उन्हें सिर्फ परिभाषित करने के बजाय आसान भाषा में समझा सकते हैं कि वो असल में करते क्या हैं? जरूर। इन्हें एक आम आदमी के 5 सुपर हीरो समझिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। ये एक तरह से कोर्ट का पुलिस या किसी अथॉरिटी को भेजा गया एक इमरजेंसी मैसेज है, जिसमें लिखा होता है, जिस व्यक्ति को तुमने पकड़ा है उसे तुरंत मेरे सामने पेश करो ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारी कार्रवाई कानूनी है या नहीं। ये गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। ये तो बहुत शक्तिशाली है। दूसरा है परमादेश, मैंडामस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। ये कोर्ट का किसी सरकारी अधिकारी को भेजा गया आदेश है जो कहता है तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, इसे करो। अगर कोई अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से मना कर दे तो ये रिट उसे काम करने पर मजबूर कर सकती है। और बाकी 3? तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, यानी रोकना। ये ऊपरी अदालत निचली अदालत को आदेश है, रुको, ये मामला तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथा है उत्प्रेषण, सर्श्योरारी, यानी और जानकारी दो। ये भी ऊपरी अदालत निचली अदालत को भेजती है जब उसे लगता है कि निचली अदालत ने कोई कानूनी गलती कर दी है, तब वो केस को अपने पास मंगवा सकती है। और पांचवा है अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो, यानी किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से कोई सरकारी पद हासिल कर लेता है तो कोर्ट इस रिट से पूछ सकता है, तुम किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हो। ये सब सुनने में तो बहुत मजबूत व्यवस्था लगती है, लेकिन क्या इन अधिकारों की कोई आलोचना भी होती है? हाँ, होती है। आलोचक कहते हैं कि इनमें उचित प्रतिबंध जैसे कई अपवाद और सीमाएं हैं। एक बड़ी आलोचना ये है कि आपातकाल के दौरान इनका निलंबित होना व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा है, और निवारक निरोध मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा कानून जिसमें बिना सुनवाई के किसी को हिरासत में लिया जा सकता है, इन अधिकारों की मूल भावना के खिलाफ जाता है। तो फिर इन सबका सार क्या है? इन आलोचनाओं के बावजूद इनका महत्व क्या है? इन आलोचनाओं के बावजूद मूल अधिकार हमारे लोकतंत्र की आधारशिला हैं। ये देश में विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की स्थापना करते हैं। ये सरकार की तानाशाही पर एक मजबूत अंकुश है। ये अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। और सबसे बढ़कर ये हर एक व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को सुनिश्चित करते हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक जरूरी संतुलन बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था मूल अधिकारों का महाकाव्य जो लक्ष्मीकांत से लिया गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अब आप खुद जज कीजिए कि क्या आपको किसी और वीडियो की जरूरत है। कमेंट में बताइए कि आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं, ताकि हम उसे भी इसी गहराई से कवर कर सकें।